सेवा जवाहर सभी को। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और मैं आज फोकस करूँगा कक्षा 10वीं के बाद जो बच्चे विषय जो सब्जेक्ट चयन होता है या विषय जो चयन होता है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे लेना है, हमें कौन से क्षेत्र में जाना है। मतलब इतनी जानकारी उनको नहीं रहती है, तो बहुत उनके मन में संचय बना रहता है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमको मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाना है, लॉ के क्षेत्र में भविष्य बनाना है, कृषि के क्षेत्र में भविष्य बनाना है, या और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं इनमें भविष्य बनाना है। तो ये इन बातों को लेकर बहुत पालक और जो स्टूडेंट हैं ये चिंतित रहते हैं। सबसे ज़्यादा पालक लोग चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं कि उनका जो भविष्य है उज्जवल बने जल्दी से जल्दी। तो मैं देखिए सबसे सारगर्भित बातें करूँगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, देखो 10वीं के बाद मैं बात करूंगा, जैसे अपन बात करते हैं जो शहरी क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं। शहरी क्षेत्र वाले बच्चों को तो पता रहता है कि यार मतलब हमको यदि मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना है तो 10वीं के बाद कौन सा विषय लेना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाना है तो कौन सा विषय लेना है, कृषि के क्षेत्र में अगर भविष्य बनाना है तो कौन सा विषय लेना है। ये शहर के जो बच्चे हैं उनको तो पता रहता है, उनके पालक भी पढ़े लिखे होते हैं। पर कहीं ना कहीं शहर के भी कुछ बच्चे होते हैं कुछ पालक होते हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और पालक हैं इनको तो मैक्सिमम जानकारी नहीं रहती है। तो आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो वर्तमान में कक्षा 10वीं पास होने जा रहे हैं और उन्होंने सपना बनाया है कि मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाना है, और भी अन्य क्षेत्र होते हैं उनमें भविष्य बनाना है। तो मैं सबसे पहले उन्हें मार्गदर्शन देना चाहूँगा और उनके पालकों को मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि सब्जेक्ट का जो चयन होता है वो हमारी रुचि के हिसाब होना चाहिए। रुचि के हिसाब का मतलब होता है कि यदि हमको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, कई बार क्या होता है पालक अलग चाहता है, स्टूडेंट अलग चाहता है। स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट का चयन करना चाहता है, पालक लोग वहाँ टांग अड़ा देते हैं कि नहीं आप ये सब्जेक्ट लेके पढ़ो। तो देखिए जितने जो पालक होते हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पढ़ाई आपको नहीं करना है, आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करना है तो उन्हें ऐसे सब्जेक्ट का चयन करने दें जो वो लोग आपके बच्चे उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हो, तो उसी के हिसाब से उन्हें सब्जेक्ट का चयन करने दें। उन पर ज़्यादा भार ना थोपे या उन पर प्रेशर ना बनाएं। क्योंकि मैंने मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाया हूँ तो मैं देखा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको भविष्य में कहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, लेकिन सब्जेक्ट ही नहीं होता वो। मतलब हमारे यहाँ दीदी ने भैया ने ये सब्जेक्ट लिया, हमने भी ये ले लिया। तो सब्जेक्ट का चयन जो होता है अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और आगामी जो भविष्य है, हमें आगामी मतलब 12वीं के बाद हमको कौन से क्षेत्र में भविष्य बनाना है उसके हिसाब से बच्चों का जो सब्जेक्ट चयन होना चाहिए। इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि हमें, देखिए बहुत सारे जो पालक होते हैं कि जोर दबाव करके बच्चों को मतलब सब्जेक्ट चयन करवा देते हैं। किसी बच्चे का मैथ्स अगर कमज़ोर है तो अगर आप उसको जोर दबाव दे के अगर मैथ्स दिलवा दोगे तो बच्चा कभी कर नहीं पाएगा, उसको कवर ही नहीं कर पाएगा। अगर धोखे से कवर कर भी लेगा
तो आगे वो सक्सेस होने में काफ़ी दिक्कत होगी, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि आज की दुनिया में फिर बच्चे लोग भी यही बोलते हैं कि हमने तो ये सब्जेक्ट लिए ही नहीं, लेना ही नहीं चाह रहे थे, पर हमारे माता पिता के मतलब ज़ोर दबाव से हम लोग ये सब्जेक्ट लिए हैं, तो हमको क्या करना है, हम पहले ही बोल रहे थे। ऐसी बातें बाद में आती हैं। इसीलिए बच्चे लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप पहले अपना एक टारगेट फोकस करें कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, इंटरेस्ट कौन से क्षेत्र में है, उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट का चयन करना है। जैसे मैं बात करूं, आपको मेडिकल के क्षेत्र में अगर भविष्य बनाना है, ये डॉक्टरी क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र आते हैं, अगर उसमें आपको भविष्य बनाना है तो आपको कक्षा 10वीं के बाद बायोलॉजी विषय का चयन करना अनिवार्य होता है। यदि कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 12वीं पहुँचते पहुँचते उनका माइंड ऐसा लगता है कि यार डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं यार अपने को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, तो वो लोग कक्षा 12वीं में बायोलॉजी के साथ एडिशनल मैथ्स ले सकते हैं, एक अतिरिक्त सब्जेक्ट गणित रख सकते हैं, ताकि वो आने वाले समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। फिर अगर ऐसा लगता है कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अलावा भी उनको कोई दूसरे क्षेत्र में जाना है, तो जो स्टूडेंट हैं 12वीं के बाद कृषि के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र का मतलब होता है कि मतलब कई सारे लोगों को लगता है कि जिनका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वही जा सकते हैं, ऐसा नहीं, साइंस वाले भी जा सकते हैं। साइंस वाले भी जा सकते हैं जिसमें आपके जो पेपर होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, मतलब पूरा का पूरा नीट पैटर्न ही रहेगा। तो आप इस प्रकार आप चयन कर सकते हैं सब्जेक्ट का। अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर भविष्य बनाना है तो उनको ऐसा लगना, मतलब उनको ये प्रयास करना चाहिए कि कक्षा 10वीं के बाद उनको मैथ सब्जेक्ट लेना चाहिए, गणित विषय का चयन करना चाहिए। और यदि मैथ्स वाले स्टूडेंट अगर उनको ऐसा लगता है कि वो 11वीं और 12वीं में पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो वो कक्षा 12वीं में जाके एक एडिशनल सब्जेक्ट का भी साथ में चयन कर ले, मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट रखें। बायोलॉजी रख सकते हैं, मैथ्स वाले भी मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर में भविष्य बनाना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, जो लेखा जोखा, ऑडिट वाडिट, इस विभाग में अगर जाना है तो कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और यदि कला के क्षेत्र में जाना है, जो अधिकतर हमारे भारत देश के जो जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी बने, आईएएस, आईपीएस बने हैं, ये आगे जाके जब यूपीएससी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि 8 सब्जेक्ट से ही ये लोग वहाँ पर तैयारी करते हैं और उनको सफलता जल्दी अर्जित होती है। मतलब एक जो कला के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के जो लीडरशिप के जो गुण होते हैं या कुल मिला के जो शिक्षा होती है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप अगर प्रशासन क्षेत्र में अगर जाना चाहे तो इन सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं आगे। ऐसा नहीं है, साइंस वाले भी जा सकते हैं। यूजी करने के बाद कोई भी व्यक्ति आगे जाके किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है। तो कृषि के क्षेत्र में अगर भविष्य बनाना है तो आप टोटल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का अगर साइंस के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर साइंस वाला जो स्टूडेंट होता है वो मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ में कृषि के क्षेत्र में भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट केवल एग्रीकल्चर ही है तो आप केवल एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। और आने वाले समय में जब आप यूजी की मतलब स्नातक जब करोगे उसके बाद आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप मतलब कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट वाला हो यूजी के बाद वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है।
तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए माता पिताओं को कि जो सब्जेक्ट चयन होता है बच्चों की मर्ज़ी से होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेहनत वो लोग करेंगे, हमें केवल सपोर्ट करना है, हमें बैक सपोर्ट करना है। बस हम बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, कैसे क्या भविष्य बनाना है। फिर उसके बाद आता है, जैसे 12वीं की बात कर रहा हूँ, 12वीं पास होने के बाद बच्चे अगर नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इधर के जो एग्ज़ाम का स्तर होता है और जो पैटर्न होता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, मतलब अपन बात करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये दो क्षेत्र के बारे में मैं पहले बताऊंगा। ये कंपटीशन बेस्ड होते हैं और जितने भी जो सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं इनमें माइनस मार्किंग होता है। तो नीट का जो होता है आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, उनके पालकगण देख रहे होंगे, भाई बहन देख रहे होंगे। तो जो नीट है, नीट का जो पैटर्न है आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव पैटर्न तो है ही सभी जितने एग्ज़ाम होते हैं, बट इनमें किस प्रकार डिवाइडेशन होता है, मतलब किस प्रकार इन अंकों के आधार पर सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। तो नीट जो होता है 720 नंबर का और लगभग 180 क्वेश्चन होते हैं और 90 क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी के होते हैं। 90 में 4 का गुना कर दो तो 360 नंबर होते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं 45 क्वेश्चन आते हैं, तो 45 90 हो गए तो ये 360 नंबर हो गए। और इस प्रकार क्या होता है, माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग भी है। और आईआईटी में भी लगभग माइनस मार्किंग लगभग नहीं है ही। फिर जो कृषि क्षेत्र का जो एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल लेवल का, उसको बोलते हैं आईसीआर। आईसीआर के थ्रू हमारे भारत देश के जितने भी जो चाहे वो क्या बोलना चाहिए, सेंट्रल लेवल के राष्ट्रीय स्तर के जो कॉलेज हैं या राज्य स्तर के कॉलेज हैं, इसमें वो लोग प्रवेश ले सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे अपन बात करते हैं आर्ट है, कॉमर्स है, इनमें भी बहुत संभावनाएं हैं। पर हमें प्रयास ये करना है कि सबसे पहले जो कक्षा 10वीं पास हुए उन बच्चों को सबसे पहले मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि 10वीं के बाद वाला जो सब्जेक्ट चयन है यही निर्धारित करता है कि वो बच्चा किधर जाएगा। सब्जेक्ट चयन के आधार पर ही वो बच्चा आगे मतलब एक लक्ष्य का निर्धारण कर पाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो आसपास के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो कक्षा 10वीं पास हुए हैं या अध्ययनरत हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि आपको जो भी क्षेत्र में जाना है तो उसके हिसाब से ही सब्जेक्ट का चयन करना है। मैं और हमारी समस्त एमसेट टीम लगातार हम लोगों ने पूरे ज़िले में, मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हम लोगों ने सेमिनार के माध्यम से ये जाना कि आज भी 80% बच्चों को नहीं पता रहता है कि हमें 10वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो ये मार्गदर्शन की कमी है। तो जो पढ़े लिखे युवा है उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे छोटे भाई बहनों को ज़रूर मार्गदर्शन दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक छोटी सी मार्गदर्शन से वो बच्चे का भविष्य उज्जवल बन जाए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो छोटे भाई बहन हो एक बेहतर करियर के लिए अग्रसर हो, एक शानदार करियर बनाएं। बट हमारी भी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम उन्हें शानदार तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि वर्तमान में हमारे भारत देश में लगभग विगत वर्ष 2020 से
मार्च से ही लगभग कोरोना का जो कहर है थम नहीं रहा है। तब से लेके आज तक हमारे भारत देश के जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी स्थिति बहुत ही गर्त में चली गई है। शासन प्रशासन किसी भी प्रकार के ध्यान हमारे भारत देश की जो युवा पीढ़ी है, जो राष्ट्र निर्माता है, इन पर नहीं दिया जा रहा है। इन पर टोटल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ही इनके मार्गदर्शक बने। हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वर्तमान में घरों में बैठे होंगे, सभी लोग इस समय मोबाइल चलाते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन जो ऐप हैं, जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं, ऐसा लगता है कि आप काबिल हैं, तो आप अपने क्षेत्र के बच्चों को गूगल मीट, जूम ऐप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अगर आप मार्गदर्शन देंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर से वो बच्चे शिक्षा की पटरी पर आएंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। जितने जो युवा पीढ़ी है, अभी वर्तमान में हमें लोगों को मोटिवेट करना है। हमें लोगों के अंदर, हमारे जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर फिर से आत्मविश्वास भरना है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको लड़ते रहना है, आपको हमेशा संघर्ष करते रहना है। क्योंकि आने वाला जो समय होगा निश्चित तौर से हमारे भारत देश में अब धीरे धीरे कोविड का जो माहौल है, जो इन्फेक्शन है, कम हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी कम हो रहा है। मैक्सिमम जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और 1 जून से अधिकांश जिले में अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक मतलब ओपन हो जाएंगे सभी ज़िले, मार्केट ओपन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो जनजीवन जो चल रहा था ये सब सामान्य होगा और हम फिर से पटरी पे आने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना अभी से इसकी शुरुआत किया जाए। तो जितने जो हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप इन बच्चों को बेहतर गाइडेंस दें, क्योंकि इस समय आप ही उनके मार्गदर्शक हो सकते हैं। मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ, जहाँ पे भी बच्चे मिले तो वहाँ पे मोटिवेट करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट करता हूँ। क्योंकि इस समय हम लोग बच्चों से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि जो शासन की जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसका पालन करना ज़रूरी है। और इस प्रकार पालन ना हो करके कोरोना के इन्फेक्शन ना बढ़े, इसलिए शासन प्रशासन ने अभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। तो हम प्रयास करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं। और एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी या यूथ जो है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बने। उनको बेहतरीन सब्जेक्ट चयन, विषय चयन के लिए ज़रूर प्रेरित करें। किस प्रकार उनका इंटरेस्ट है, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उन्हें सब्जेक्ट चयन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही होगी, तो आप उनको मदद कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें भी आप बता सकते हैं कि सर किस प्रकार करना है, क्या करना है। हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ। धन्यवाद।